What's up everyone? So in this video I'm gonna tell you everything about the chapter electrochemistry which is very important for the board's point of view as well as for NEET, okay? और इससे बहुत easy concepts आते हैं और questions भी बहुत आराम से solve हो जाते हैं. So it's very easy chapter. So let's master this chapter. Let's get started. Thinking of you. ओके सो स्टार्ट करते हैं. देख सकते हो एलन के मॉड्यूल से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है. तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ था मुझे, मैंने इसी से ही पढ़ा था, ठीक है. तो तुम लोग को भी इसी से ही सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है. सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोई काम की नहीं है. सच बताओ तो कोई काम की नहीं है. थियोरेटिकल पॉइंट से तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो, कंडक्टर के बारे में, ठीक है, इंसुलेटर के बारे में, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो. उसमें टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी मैं, सबसे पहला बात. दूसरा बात, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ट्रिक्स के साथ साथ एक एक चीज़ बताऊंगी, हर एक चीज़, ठीक है. सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन. खुद से पढ़ो यार, एक एक चीज़ पढ़ाने का मतलब नहीं है टाइम वेस्ट होगा इससे, और लेक्चर का एक ड्यूरेशन बढ़ेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा अल्टीमेटली, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. मेन इंपॉर्टेंट अपना का काम यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी पता है ओम्स लॉ के बारे में. R=V/I पता है. कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा पता है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रो, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं. R=ρL/A, ρ=RA/L पता है. और रो का उल्टा क्या होगा भाई? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, कप्पा. मेन क्वेश्चन आता है यहाँ से, कप्पा G/G*. जी स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट है क्या अस्थिति में? L/A. दैट्स इट. इतना ही क्वेश्चन आएगा इससे मैक्स. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन देखो कि समझ में आएगा कितना इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. करना क्या है भाई? इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, M लगा रहेगा नीचे, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. फॉर्मूला बस याद रखना है. बस कप्पा क्या है भाई? कप्पा अपना क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी. इसका फॉर्मूला क्या था? G*G*. रिवाइज करते रहना है. × 1000/m बिकॉज मोलर है. इसमें कप्पा × 1000/n पता है ना, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ठीक है. सोल्यूशन पढ़ाऊंगे समझ में और अच्छे से आएगा, बट ये पढ़ा दिया, ठीक है. अब मेन यहाँ पे क्या काम है? रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. कैसे निकालेंगे भाई, कैसे रिलेशन है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते आए थे. क्या पढ़े थे? एन नॉर्मेलिटी किस वजह से इतना होता है, एन फैक्टर या फिर जितना उसका वैलेंसी है इनटू मोलैरिटी. ये पढ़ते आ रहे हैं. इस केस में उल्टा होगा बिकॉज ये डिवाइड में है ना, तो इसलिए उल्टा हो जाएगा. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर या फिर एन, ठीक है. एन बोल सकते हैं इसको, एन फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है. इसमें डिवाइड हो जाएगा. इसमें इंटू होता था ना पहले, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के केस में. अभी भी वही होता है, बट यहाँ पे डिवाइड में है ना दोनों, इसीलिए यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है केस, ठीक है. समझ आ गया होगा. यहाँ पे तुम देखोगे क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन है, इतनी इजी क्वेश्चन, तुम समझ नहीं पाओगे यार इतना आसान क्वेश्चन आता है. बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन आते हैं. चेक करो इस क्वेश्चन को, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब अपना बात यहाँ पे कर लेते हैं भाई फैक्टर्स के बारे में. तो भाई कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? जाना, कहीं से भी जा रहे हैं, ठीक है. अब तुम्हें बात बताओ, जाने के रास्ते में बहुत सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगे, तुम जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे. इसलिए वो होता है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो होगा वो बाधा डालता है जाने में, इसलिए डिक्रीज कर जाएगा अगर ये बढ़ जाएगा तो. पोलैरिटी, सॉल्वेंट की पोलैरिटी बहुत बढ़ के, दैट मीन्स क्या होगा? आयंस को टानना शुरू कर देगा. वो जो आयनिक अट्रैक्शन में थे उसको टानना शुरू कर देगा. इससे क्या होगा? जगह रास्ता खाली हो जाएगा तो जा पाएगा. इसलिए जब ये बढ़ेगा तो नॉर्मल बढ़ेगा. विस्कोसिटी, सॉल्वेंट का विस्कोसिटी गाढ़ा हो चुका है तो जा पाएगा क्या? बाधा डालेगा, इसलिए ये डिक्रीज हो जाएगा अगर ये बढ़ेगा तो. टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा? आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, उससे जल्दी ज्यादा भाग पाएगा, है ना. तो इसलिए ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, है ना. हाइड्रेटेड साइज बहुत इंपॉर्टेंट. जितना साइज बढ़ेगा भाई, जितना पानी में साइज बढ़ेगा उससे क्या होगा? तुम जितना साइज बढ़ेगा तुम दौड़ पाओगे क्या? नहीं दौड़ पाओगे. तो ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस घटेगा, ठीक. डाइल्यूशन, तुम उसमें पानी मिला रहे हो, सबसे बड़ी बात. तो एक बात बताओ, तुम पानी मिलाओगे तो क्या होता है? पानी मिलाते तो देखो दो केस में अलग अलग चीजें होती है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आयनिक अट्रैक्शन को पानी तोड़ देता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में. वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? आयनिक डिसोसिएशन करवाता है. देखो डिफरेंस क्या है दोनों में? आयनिक डिसोसिएशन और आयनिक अट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? देखो अट्रैक्शन क्यों यूज किया है मैं स्ट्रॉन्ग के लिए? बिकॉज स्ट्रॉन्ग जो है पूरा तरीके से डिसोसिएट हो चुका है, तभी ना उसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं. बट वीक डिसोसिएट ही नहीं हुआ है, तो पहले वो काम करेगा ना, पहले डिसोसिएट ना करवाएगा तब ना आयनिक अट्रैक्शन तोड़ेगा. समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बोल रहा डाइल्यूट करने पे नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों डिग्री हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ? क्या बढ़ेगा? जब नॉर्मेलिटी मोलैरिटी घट जाएगा तो क्या बढ़ेगा? ये बढ़ेगा कंडक्टेंस ऑब्वियसली, है ना. तो भाई क्यों घट रहा है? अरे नॉर्मेलिटी मोलैरिटी है क्या? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना. तुमको क्या बोलना चाहता है मैं? अगर पानी मिलाऊंगी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में तो क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा ना, डाइल्यूट हो जाएगा ना.
तो क्या हुआ, उससे कंसंट्रेशन कम हो गया उसका, इसलिए नॉर्मेलिटी मोलारिटी दोनों घटता है। यहाँ पे एक अजीब सा ग्राफ है इन्फिनिट डाइल्यूशन के लिए, इसको देख लो एक बार यार, कुछ काम का है नहीं बाय द वे, बता दे रही हूँ बस मैं। ये मोलर कंडक्टिविटी है नॉर्मल वाली, और जब इन्फिनिट लगा रहेगा तो मतलब इन्फिनिट डाइल्यूशन पे। और इस तरीके से साइंटिस्ट ने निकाला था कि किस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी जो इन्फिनिट डाइल्यूशन में होगा किस तरीके से बिहेव करेगा। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिहेव करेगा, हाइपरबोलिक। वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेव करेगा, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा नॉर्मल इस तरीके से। अगर क्वेश्चन आ गया कि ये किसके लिए ग्राफ है, ये वाला लाइन किसके लिए, तो क्या बोलोगे तुम, स्ट्रॉन्ग के लिए। और ये हाइपरबोलिक ग्राफ किसके लिए है, ये तो वीक के लिए। थोड़ा सा उल्टा हो गया था, समझ में आ गया होगा तुमको क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व है यार, देख सकते हो स्ट्रेट लाइन वाला है, तो किसके बीच में होगा, ये वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस। तो देख लो वही चीज लगाया गया, समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। अल्टीमेटली बस यही पढ़ना है। इससे आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आता है जहां से भाई ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, कोलरॉश लॉ, इसी से क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ठीक है। तो भाई कैसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ईजी, एकदम आसान। सबसे पहले अपने को मतलब किससे है, कोई चीज को तो मैं तोड़ रही हूँ, NaCl को तोड़ रही हूँ, तो क्या बन रहा है, एक कैटायन बन रहा है, एक एनायन बन रहा है ना, बन रहा है। अब तुम बोलोगे कि यार मैं तोड़ रही हूँ, ठीक है, तुम क्या करोगे, जब इसका अगर इन्फिनिट कंडक्शन तुमको निकालना है, इन्फिनिट कंडक्टिविटी, या फिर तुम तोड़ दिया पूरे तरीके से पानी डाल डाल के, तो अगर तुमको निकालना है तो क्या करोगे तुम, इसका कंडक्टिविटी और इसका कंडक्टिविटी ऐड कर दोगे, राइट, यही ना करोगे। तो वही कोलरॉश ने बोला, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला, है ना। तो बस यही बोला उसने। अब यहाँ पे कोलरॉश ने किसके लिए निकाला था ये सब चीज, इक्विवेलेंट के लिए। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट के लिए इस्तेमाल किया था उसने, बट अपन लोग किसके लिए यूज करेंगे, मोलर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अगर तुमको क्वेश्चन में सबके लिए मोलर के लिए दिया हुआ है और तुमको मोलर ही पूछा है तो तुमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इक्विवेलेंट और पूछा है तुमसे मोलर, तो क्या करोगे, इनटू करोगे स्टोकियोमेट्री से, बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है इस तरीके से होता है। एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी तुम लोग को मैं, ये है सॉल्व करके दिखाया नहीं है, बट मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी तुम लोग को किस तरीके से चीजें होती है। लिख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, इन्फिनिट डाइल्यूशन तुमको निकालना है मोलर का, किसके लिए, ऑक्सैलिक एसिड के लिए, ठीक है। अब तुमको ऑक्सैलिक एसिड नहीं पता, तुमको एक बार रेडॉक्स पढ़ना पड़ेगा ढंग से, या फिर और सब चीजें बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है तुमको, किसका दिया हुआ है, Na2C2O4 का दिया हुआ है 400, मैं यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये H2SO4 का दिया हुआ है 700, और ये इक्विवेलेंट दिया हुआ फिर से किसके लिए, Na2SO4। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, बहुत गंदी है, हद से ज्यादा, बट कुछ नहीं कर सकते यार, थोड़ा सा हेलो, ठीक है। तो ये अपन को दिया हुआ, अपने को ये निकालना है। पहले बताओ तो भाई ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2C2O4 पता होना चाहिए। ऐसा दिखता है ऑक्सैलिक एसिड, देख लो, ये देखो ऐसा दिखता है ना, देखे ना, पढ़े ना ऐसा, यही ऑक्सैलिक एसिड, ठीक। अब अपने को क्या चाहिए ऑक्सैलिक एसिड के लिए, क्या चाहिए बताओ तो, जब ये टूटेगा तो क्या मिलेगा अपने को, 2H+ मिलेगा और C2O4 मिलेगा, है ना, 2-। तो अपने को भाई ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए और ये चाहिए। कैसे मिलेगा यहाँ से, देख लो भाई, Na चाहिए अपने को, नहीं चाहिए, बट ये तो चाहिए, इसलिए इसको ऐड करना पड़ेगा। क्या अपने को SO4 चाहिए, नहीं चाहिए, बट ये तो चाहिए, है ना, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी नहीं ये मिलेगा। अब इन दोनों को माइनस कैसे करेंगे, एग्जैक्टली सेम चीज तुमको मिल गया माइनस करने के लिए, तो इन दोनों को ऐड करना है, इससे माइनस करना है। इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इक्विवेलेंट है, अपने को मोलर निकालना है, क्या करने बोला था मैंने, इनटू करना है। किससे इनटू करना है, जैसे तुम तोड़ोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, तुमको 2 से इनटू करना है। इसको ये करना है क्या, इनटू नहीं, बिकॉज ये मोलर दिया हुआ ऑलरेडी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको करना है, हाँ 2 से ही करना है, बिकॉज 2 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन से। अब देखते करते कैसे, तो अपन का आएगा आंसर H2C2O4 का, इन दोनों को ऐड करेंगे भाई 800। अब लोग 800 क्यों लिखा, अरे 2 से इंटू कर दिया ना पहले ही, 700, और ये माइनस करेंगे 900। 900 कैसे आया भाई, इंटू किया, समझ आ गया ना। तो इसको कितना आ रहा है, 600। समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास, तुमको आना चाहिए, ठीक है। अब क्या पूछेगा तुमसे, अल्फा के बारे में। यार अल्फा के बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम में, बहुत मस्त पढ़ाऊंगी इक्विलिब्रियम भी, ठीक है, तो उसको भी देखना जरूर। देखो अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइड बाय इनफिनिट डाइल्यूशन। इनफिनिट डाइल्यूशन नीचे रहेगा, हमेशा याद रखना, सेम चीज है, दोनों इक्विवेलेंट रहेगा, इनफिनिट डाइल्यूशन एक भी नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। तुमको 2 चीज दिया रहेगा, तुम अल्फा निकाल सकते हो, या फिर तुमको एक अल्फा दिया हो रहा, तुम ये निकाल सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन आता है। इसको तुम मोलर में भी लिख सकते हो, सेम चीज, ठीक है। अब यहाँ पे बोलना है कि के, और हम लोग को पता है कि जब हम लोग हमेशा इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, कुछ भी अगर नॉलेज होगा तो यही पढ़ते हो हमेशा, KA=C², हर जगह यही पढ़ते रहते हो हमेशा, तो वही चीज को इस्तेमाल करेंगे फिर से। अल्फा निकाल लिया हम लोगों ने, इससे KA भी निकाल सकते हो, वेरी इजी। 1 - अल्फा रहता है नीचे, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, अल्फा इतना नेग्लिजिबल है कि इसको हम लोग खत्म ही कर देते हैं और C² लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है अपन को सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे KSP निकालना, व्हाट इज KSP? सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, मोलारिटी, जो कप्पा वाला फॉर्मूला था, बताया था ना मैंने, ये सेम फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी का, उसको तुम M हटा के बस S लगा दोगे, सॉल्युबिलिटी लगा दोगे, कुछ नहीं है, और तुमको मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड बात कर क्या मतलब, क्या सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, तो मोलरिटी हटा के सॉल्युबिलिटी लगा दो, सिंपल। और अगर तुमको सॉल्युबिलिटी निकालना है तो तुमको ये दे दिया रहेगा, पक्का है। तुम इसको यहाँ पे ये करोगे और इसको यहाँ लगा दोगे, है ना, उल्टा कर दिया, और अपने आप ऐसे निकाल लेंगे। समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। तो सब चीजें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब एक वाहियात सा टॉपिक है, कभी आज तक आया नहीं क्वेश्चन, मैं बता देती हूँ मैं। देखो, आयनिक कंडक्टेंस और मोबिलिटी का एक रिलेशनशिप होता है, जितना आयनिक कंडक्टेंस होगा उतना मोबिलिटी रहेगा, मतलब चलने की कैपेसिटी, तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम इसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, F से। F इज फैराडे, हमेशा याद रखना फैराडे का फॉर्मूला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। 96 फॉर्मूला नहीं मतलब वैल्यू 96500 कूलम होता है, ठीक है। फैराडे एक चार्ज है, ठीक है, कूलम में मतलब चार्ज है, ठीक है। चार्ज का ही एक ऐसा मतलब यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं बोलूंगी, ऐसा यूनिट तो कूलम होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, कुछ खास काम करनी है, बस देख लो। ट्रांसपोर्ट नंबर का एक फॉर्मूला है जो तुमको कभी भी काम नहीं आया आज तक, बट मैं स्टिल बता दे रही हूँ। हम लोग करते हैं ना मोल फ्रैक्शन, कैसे करते हैं, जैसे कि ऊपर में जो लिखते हैं, सपोज XA का निकाला तो XA डिवाइड बाय XA प्लस XB, करते हैं ना ये चीज, वही चीज करना है यहाँ पे भी, सेम मोल फ्रैक्शन की तरह है, सेम टू सेम। और बताया था मैंने XA प्लस XB 1 ही होता है मोल फ्रैक्शन में भी, वैसे सेम चीज यहाँ पे भी होगा। देखो लैम्डा क्या है भाई, लैम्डा अपना क्या है, कंडक्टेंस। तो ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालेंगे, जितना कंडक्ट किया कैटायन के लिए तो कैटायन ऊपर, फिर कैटायन प्लस एनायन, ठीक है। वैसे तो मोबिलिटी के टर्म्स में लिख सकते हो, मोबिलिटी ऑफ कैटायन प्लस बाय डिवाइड बाय मोबिलिटी ऑफ एनायन एंड कैटायन, बस सेम चीज एनायन के लिए कर दिया। और TC प्लस TA जो कैटायन एनायन का होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, एकदम मोल फ्रैक्शन की तरह ही। अगर तुमको TC 0.2 दे दिया है तो TA ऑटोमेटिकली 0.8 हो जाएगा। इससे तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक बार तुम चेक करोगे सारे क्वेश्चन एकदम हुबहू हलवा जैसे हो गए हैं, ठीक है, कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा अब तक तुमको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अपन, आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो मिलेगा अपन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई काम का नहीं है चीजें यहाँ पे। सबसे पहले अपने को बस एक चीज याद रखना है, इसमें एक एक पूरा पेज समझ में आ जाएगा, एक चीज याद रखेंगे तो देखो, जो ऑक्सीडाइज होगा खुद, याद रखना, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस, दैट्स इट, यही याद करना है अपने को। जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस, याद रखना। अब जो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट मीन्स क्या है उसके पास, उसके पास है एक अच्छी खासी OP। व्हाट इज OP? OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो खुद रिड्यूस हो रहा है उसके पास अच्छी खासी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, दैट्स इट, खत्म हो गया बात। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन आएगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। यहाँ पे देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात की है, कुछ काम का नहीं है यार, हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड H को मानते हैं, बस इतना याद रखना, H को ही लेते हैं। तो क्या लिखा था, शी लिखा रहता है, शी हमेशा देखोगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यही हमारा रेफरेंस है, प्राइमरी रेफरेंस। कोई खास काम का नहीं है, बस देख लो, जान लो इसको, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि किसके रेफरेंस में लिया गया है, हमेशा H के रेफरेंस में ही लेता है, ठीक है। मेन अपना काम है यहाँ से सेल पोटेंशियल निकालने का, E0 सेल निकालना तुमको। सबसे बड़ी बात देखो, एक चीज मैं तुमको बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। देखो कैथोड होता है एक, अपने को ऑलरेडी पता है, एक होता है एनोड, अपने को ऑलरेडी पता है। कैथोड में हमेशा पता है क्या होगा, रिडक्शन, हमेशा याद रखना है। और R फॉर रिडक्शन, R फॉर व्हाट, R फॉर राइट साइड, तो ये हमेशा राइट साइड में होगा, बताऊंगी मैं कैसे राइट साइड का बात कर रही हूँ, ठीक है। A फॉर एनोड, एनोड में O आ रहा है, इसमें भी O आ रहा है, तो O तो लगा नहीं सकते, बट एनोड में हमेशा क्या होगा भाई, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में, याद रखना इसको भी, ठीक है। बता दूंगी क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, तो ये अपन का याद दिमाग में रख लो। अब एक बात बताओ, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है भाई, कैथोड में, ठीक है। तो कैथोड में जो इंसान है उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो बहुत हाई होगा, है ना। तो तुम किससे किससे माइनस करोगे, अगर तुमको सपोज 2 रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया और तुमको बोला सेल पोटेंशियल निकालेंगे, तुम क्या करोगे, इससे इसको माइनस करोगे ना, क्यों, बिकॉज तुमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया, समझा रही हूँ मैं, फॉर्मूला कहाँ से आया याद नहीं करना पड़े जिससे, ठीक है। देखो इधर E0 सेल SRP, व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्यों किया, बिकॉज वहां ही पे तो रिडक्शन हो रहा है, तो हाई RP तो वही ना होगा, इसीलिए माइनस किया। ज्यादा से कम को माइनस करते हैं ना हमेशा, ज्यादा से कम को। देखो इसको ही हम लोग को इस्तेमाल करना है, यही स्टैंडर्ड है मेन। बट सिर्फ इसको देख लो, अगर तुम एनोड इस्तेमाल करोगे या फिर SOP इस्तेमाल करोगे, SOP व्हाट इज SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो किससे किसको माइनस करोगे, ऑब्वियसली एनोड से कैथोड को, बिकॉज एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, समझ में आ गया होगा। और तुम ऐड भी कर सकते हो दोनों को, SRP ऑफ कैथोड प्लस SOP ऑफ एनोड। अपन को यूज सिर्फ यही करना है फर्स्ट टर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। देखो नेट पे थोड़े ट्रिक्स मिल जाएंगे, अल्टीमेटली तुमको एक बार सरसरी निगाह से 3-4 बार देखना है इसको, अपने आप दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत लोग इससे करते हैं, मैं इलेक्ट्रोलाइसिस का ऐसा ट्रिक बताऊंगी ना,
हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को बस क्या चीज़ें सीखनी है इससे, इसको एक बार याद तो करना ही है अल्टीमेटली कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। पहले इसका एप्लीकेशन सीखते कैसे करेंगे इसको। देखो ये SRP दिया हुआ है और SRP तुम देख रहे हो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। इसका मतलब जो लास्ट वाला है उसका SRP बहुत ज़्यादा है ना। SRP ज़्यादा मतलब क्या हुआ भाई, वो खुद रिड्यूस हो रहा है ना, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स खुद दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। दैट मीन्स उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है ना। पावर हमेशा दूसरों पे दिखाते हैं हम लोग, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है मतलब दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज, याद रखना। सबसे कम SRP इस बंदे का है ना, लिथियम का। दैट मीन्स वो खुद क्या होगा, रिड्यूस तो होने वाला है नहीं, बिकॉज SRP बहुत कम है। तो SOP मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा। जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों क्या करेगा, रिड्यूस। दैट मीन्स इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ भी इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ऊपर ये है। समझ आ गया होगा। अपन यूज करेंगे इसको बहुत मस्त तरीके से। देखो यहाँ पे बता दिया मैंने ऑलरेडी, क्या बताया मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है दैट मीन्स वो दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। दैट मीन्स अपने क्या हो रहा है, रिड्यूस, इसलिए SRP ज्यादा है उसका। उल्टा हो जाएगा इसकी बात करें, रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरों को क्या कर रहा है, रिड्यूस, अपने आप क्या होगा, ऑक्सीडाइज। देख लो SOP ज्यादा होगा उसका। समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपना हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का। तो भाई अपने को पता है कि मेटल करता क्या है, मेटल क्या करता है, मेटल हमेशा क्या करता है, देता है कि लेता है, वो अपना आयन से इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है, दूसरों को दे देता है। दैट मीन्स वो खुद क्या हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, राइट। खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। दैट मीन्स दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, है ना। दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इससे क्या समझ में आया अपने को कि खुद ऑक्सीडाइज होगा तो SOP, है ना। SOP ज्यादा होना चाहिए इसका, बट यहाँ पे तो SRP का दिया हुआ है। तो सबसे कम वाला जो है वो सबसे रिएक्टिव मेटल है। समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स के केस में जो जितना अच्छा मेटल वो उतना ऊपर रहेगा, याद रखना। मेटल्स के केस में, नॉन मेटल में उल्टा होगा, बिकॉज नॉन मेटल करता क्या है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। दैट मींस दूसरों को क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो SRP ज्यादा होना चाहिए उसका, बिकॉज वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए SRP जितना ज्यादा, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा नीचे होगा नॉन मेटल के केस में उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो, याद रखेंगे। देखो F2 सबसे नीचे है, F2 बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये तो समझ गए हम लोग भाई, ठीक है। अब बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत क्वेश्चन आता है इससे। पहले बात देखो, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे AgNO3 है, दो मेटल्स है, एक नॉन मेटल है। तो अपना जो एक रहेगा उससे मतलब नहीं है, अपने को दो जो रहेगा उससे मतलब है। तो दो मेटल्स है। अब एक Ag एक कॉपर। बोल रहा है कि डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। डिस्प्लेस तभी कर पाएगा जब वो ज्यादा अच्छा रिएक्टिव होगा दूसरे मेटल से, है ना। तो कॉपर और Ag में रिएक्टिव ज्यादा कौन रहेगा, जो ज्यादा ऊपर होगा, बिकॉज मेटल के केस में कौन ज्यादा अच्छा होता है, जो ऊपर रहता है। तो कॉपर यहाँ पे देखो, चेक करो, कॉपर अपना कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कॉपर इधर आ रहा है ना। Ag कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, Ag इधर आ रहा है, नीचे है कॉपर से। मतलब कॉपर मस्ट रिएक्टिव है, रिएक्शन करा देगा और डिस्प्लेस करा देगा। बट यहाँ पे उल्टा अगर करें Ag प्लस और Cu कभी नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि Ag नीचे है। सेम गोज टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे Ki है और Cl2। तुम बोलोगे यार कैसे पता चलेगा मैं मेटल लेना है कि नॉन मेटल। अरे भाई यहाँ पे दो नॉन मेटल्स है, एक ही मेटल है, तो नॉन मेटल देखोगे ना। नॉन मेटल के केस में क्या होता है, जो नीचे होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो ये देख लो, यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे देखो कौन कौन, यहाँ पे I और Cl है। तो I कहाँ पे होगा, देखो I2 ऊपर है और Cl2 नीचे है। Cl2 मस्त रिएक्टिव होगा, देखो यहाँ पे Cl2 रिएक्ट करके दिखा दिया, मस्त कर दिया। और I2 में करंट जाएगा तो नो रिएक्शन। आ रहा है ना समझ में। ये सब चीजें, मेटल अबव हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस डायोड एसिड, याद रखना। H के ऊपर है ना, H2 के ऊपर जो भी मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, ऊपर वाले हैं, मेटल्स हैं, मेटल्स जितना ऊपर उतना मस्त, है ना। तो जितने ऊपर वाले रहेंगे वो सारे क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, H2 को निकाल देंगे। हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं सभी रिएक्शंस, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, है ना। तो ये तभी होगा जब H2 से नीचे रहेगा, सॉरी ऊपर रहेगा मेटल। और देखो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हुआ, क्यों भाई, बिकॉज H2 के नीचे आता है कॉपर। समझ में आया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड लेवल पे, ठीक है, ये भी देख लो एक बार, क्या आता है भाई, सॉल्ट ब्रिज वाला क्वेश्चन आता है। तो सॉल्ट ब्रिज है क्या भाई, दो एनोड और कैथोड को कनेक्ट करके रखा है, उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, दैट्स इट। ये करेगा क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, ठीक है, कनेक्शन बना के रखेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। ये सब क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड लेवल पे, ठीक है। देख लेना फंक्शन, यहाँ पे कुछ है नहीं, बता दिया मैं सब कुछ, ठीक है। अब मेन है अपना सेल रिप्रेजेंटेशन, मैंने ऑलरेडी बता दिया, कैथोड राइट, एनोड लेफ्ट, खत्म हो गई बात। देखो यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, एक का रिएक्शन हुआ है जिंक वाला, एक होता है CuS कॉपर वाला रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो जिंक की हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, इसीलिए वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, खत्म हो गई बात। यहाँ पे देखो जिंक कौन से स्टेट में, 0 में, कहाँ पे जा रहा है, 2+ में, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, खत्म हो गई बात। कॉपर 2+ में ऑलरेडी, ये कहाँ पे गया, कॉपर में, तो क्या हुआ इसमें,
रिडक्शन। इसको स्लैश क्यों दिए एक, क्योंकि सॉलिड में है, एक्वस में है, ये एक्वस में है, सॉलिड में। जब भी तुमको स्टेट मैटर को डिफरेंशिएट करना हो तो एक स्लैश दो। और ये दो डबल स्लैश क्यों दिया हुआ है, बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज, इसलिए डबल स्लैश दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत समझा दिया हो तुमको। आगे बढ़ते हैं। अब अपन डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे अभी। अब डायरेक्ट आ जाएंगे नॉन इक्वेशन में। एक ही चीज जानना है नॉन इक्वेशन में, ये चीज बस खत्म हो गई। ये इक्वेशन जान लो, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाय n log P बाय R। P क्या है भाई? व्हाट इज दिस? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये n क्या है? जितना नंबर ऑफ मोल्स या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। दूसरा E0 क्या है? जो निकाले थे E0 सेल, अभी तो सीखे E0 सेल निकालना, दिस राइट, E0 सेल वही है। और E तुमको निकालना रहेगा हमेशा, ठीक है? तो भाई खत्म हो गई बात, है ना? बस यहाँ बात करना है अपना। यहाँ पे एक बार चीज देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो। एक की रिएक्शन है Mn प्लस प्लस Ne, ऐसे लिख दिया। ERP अगर तुम रखोगे यहाँ पे तो हर जगह तुमको RP लगाना पड़ेगा, इधर भी RP लगाना पड़ेगा, ठीक है? तुम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो, बिकॉज ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। N प्लस था, ये रिड्यूस हुआ, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब तुम बोलोगे प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, राइट? तो प्रोडक्ट लिखा ऊपर में, फिर रिएक्टेंट लिखा। ये सॉलिड स्टेट में, जब भी कोई चीज सॉलिड स्टेट में हो तो हमेशा उसको 1 कर देंगे अपन। देखो 1 कर दिया उसने, ठीक है? बाकी सब चीज पता ही है अपन को, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे एक भयानक क्वेश्चन है, भयानक। क्या भाई? पीएच से क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे, तो ये भाई याद रखना ही रखना है। कोई बताएगा नहीं तुमको बैठ बैठ के सब चीज, ठीक है? मैं बता रही हूँ। पीएच क्या होता है, पता है कि नहीं पता है? इक्विलिब्रियम। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, पता है ना ये चीज? तो भाई इसको इस्तेमाल करेंगे अपन यहाँ पे। कैसे? देख लो, यहाँ पे अपन रिएक्शन किया, क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन हो रहा है, H प्लस से H2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ERP लिखा। सब कुछ तो नॉर्मल है। ये क्या है भाई? P क्यों लिखा? बिकॉज गैस का कभी तुम कंसंट्रेशन माप सकते हो क्या? उसका पार्शियल प्रेशर ही माप सकते हो, इसलिए पार्शियल प्रेशर लिखा PH2 डिवाइड बाय H प्लस का कंसंट्रेशन। खत्म हो गया इसका स्टोकियोमेट्री के साथ, बिकॉज 2 यहाँ पे होगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है? अब अपन को पता है कि देखो हम लोग ने स्टैंडर्ड RP 0 ले लिया, बिकॉज हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो 0 होता है। बता दिया है मैंने पहले ही। SH यूज किया है। क्यों SH यूज करते हैं? बिकॉज उसका 0 होता है। इसको भाई 0 पर पुट कर लिया, ठीक है? तो सब कुछ जब हम लोग कर लेंगे तो हम देखेंगे हम लोग कि ERP इज इक्वल टू 0.0591 log H प्लस आ चुका है। अब बोलोगे हैं ये क्या आ गया? अब क्या करेंगे इससे? log H प्लस से कुछ याद आ रहा है? व्हाट इज दिस? PH। तो log H प्लस इक्वल्स टू माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। PH रिप्लेस कर दिया मैंने PH से। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे कि ERP दे दिया, ठीक है, किसी का, तुमको बोला PH बताओ या POH बताओ, और तुम गए कंफ्यूज, भाई कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से PH? इसी से निकालेंगे, ठीक है? अगर तुमको RP दिया है तो माइनस लगाएंगे, OP दिया तो OP हमेशा उल्टा होता है RP का, पता है ना? रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है? तो भाई तुम प्लस कर दोगे इसको। समझ आ गया होगा तुमको क्या बोल रही हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी बात यहाँ पे करें तो भाई अपन इसको यूज कर सकते हैं फिजिबिलिटी निकालने के लिए, मतलब देख सकते हैं कि भाई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। हम लोग ऑलरेडी कहाँ पढ़ते हैं सब चीजों को? यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि डेल्टा G क्या होना चाहिए? नेगेटिव। गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए कोई भी चीज को, रिएक्शन को कराने के लिए। बट E0 सेल पॉजिटिव होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीखेंगे। और इन लोग का रिलेशन क्या है भाई? डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस FE सेल, ये हमेशा याद रखना है अपने को, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई अगर तुमको बोला इक्विलिब्रियम में अगर तुमको रिएक्शन करा लो, क्या करोगे? नॉन इक्वेशन लिखा, ठीक है? इक्विलिब्रियम में E सेल 0 हो जाता है। E0 सेल मत 0 कर देना, E0 सेल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। E सेल 0 हो जाता है। देखो E सेल 0 किया, और तुमको ये है, ये जो है उसको तुम K लिख सकते हो, K इक्विलिब्रियम, बिकॉज जब इक्विलिब्रियम पे आ गया सब कुछ। और तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो, मैंने बोला लिखना है लिखो, सॉल्व करेंगे तुमको यही लिखना पड़ेगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात कर ले हम लोग, तो भाई क्या है? पहले हम लोग नॉन इक्वेशन लिखा। E0 सेल यहाँ पे बोलो, E सेल कहाँ गया? अरे E सेल तो इक्विलिब्रियम के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए K इक्विलिब्रियम लिख दिया। E0 सेल को यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे अगर ये 0 लिखोगे, यहाँ पे अगर तुम 0 लिखोगे तो क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, है ना? तो बस वही चीज किया गया है। अब तुम बोलोगे 0.0591 बाय n को आप इतना बड़ा कैसे लिख दी? अरे 0.059 आया कहाँ से था? इन सबको, इसको, इन पूरे को, है ना, इन पूरे को लेके ही 0.059 बनाया था। मैंने इसको फिर से खोल दिया, है ना? तुम बोलोगे R का वैल्यू तो पता है अपने को। T उसने कितना लिया था भाई? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लिया था। और F कितना होता है? 96500। सबको मिला के ही आया था, उसको फिर से तोड़ दिया मैंने, ठीक है? तोड़ के अब NF था ऊपर भेज दिया, तो NF E0 आ गया। कुछ याद आ रहा है NF E0 क्या होता है? डेल्टा G, है ना? और माइनस डेल्टा G होता है वैसे, तो यहाँ पे माइनस पुट किया, माइनस 2.303 RT लॉग K इक्विलिब्रियम। पूरा एक डेरिवेशन भी समझा दिया मैंने कैसे आया, ठीक है? तो मेन इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन आ सकता है एक K इक्विलिब्रियम दे देगा, डेल्टा G निकालने बोलेगा, है ना? कुछ भी पूछ सकता है। तो अपन ने कर लिया, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लोग समझ चुके हैं। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे हलवा हो चुका होगा। टफ क्वेश्चन आएगा इधर,
ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाओगे ढंग से, ठीक है, मैं बता दूं पहले ही। तो ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैं आऊँगी, मैं क्यों हूँ इसलिए, मैं इसलिए आ रही हूँ अब तुम लोगों के पास, ठीक है। तो मैं समझाती हूँ कैसे होगा इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं लिख लिया फटाफट से, ठीक है, कॉपी में, मतलब पेज में, और तुम लोग को बताने वाली हूँ। तो भाई तुमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और तुम ये निकालने वाले हो। तुम कैसे निकालोगे इसको यार? इसको कोलरॉच लॉ से मत निकालना लग जाना, ऐसा वाला क्वेश्चन, स्लैश वाले क्वेश्चन कोलरॉच लॉ से नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो भाई कैसे करेंगे, पहले रिएक्शन लिखो। AU प्लस से AU बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। रिएक्शन लिखो, AU प्लस से AU बन रहा है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और AU बनाया होगा, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन बन हुआ, ठीक है। इसका ये दिया हुआ है, बट अपने को जितना भी E नॉट दिया रहे, अपने को डेल्टा G को ही माइनस या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि E नॉट को तुम डायरेक्टली माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो डेल्टा G नॉट इसलिए लिखा, डेल्टा G नॉट क्या होता है, माइनस NF E नॉट, ये बताया था मैंने, यूज होने वाला है, तो वही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा G नॉट 1 लिख दिया, इसको मेरा पहला इक्वेशन है इसलिए, ठीक है। इसको क्या लिखा, AU3 प्लस से AU जा रहा है, मतलब क्या हुआ इसमें भी रिडक्शन ही हुआ। तो भाई AU3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा उसने, है ना, और AU बन रहा होगा। तो भाई इक्वेशन 2, इस बार क्या लिखेंगे, डेल्टा G नॉट 2। अब अपने को निकालना है इसके लिए, तो इसको भी लिख लो फटाफट से। AU3 प्लस से AU प्लस बना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है सिर्फ उसने, एंड AU प्लस बना है ना। और ये इक्वेशन 3 हो गया, और इसको लिखेंगे डेल्टा G नॉट 3, ठीक है। अब तुम बोलोगे काम क्या हो गया, हो तो कर लिया। अब देखो इसको, अपने को इसको निकालना है, तो हम लोग को देखना है बस, ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगी मैं ढंग से, बट फिर भी मैं समझा दे रही हूँ। AU3 प्लस इधर है ना, तो क्या AU3 प्लस तुम लोग कौन से इक्वेशन में, पहले देखो इस इक्वेशन में क्या AU3 प्लस रिएक्टेंट साइड में है, तो यहाँ पे भी है, हाँ, तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा G नॉट 2, ठीक। अब यहाँ पे AU प्लस है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, AU प्लस है, ठीक। अब AU प्लस देखो कौन से इक्वेशन में, अच्छा इधर है, पर ये तो प्रोडक्ट साइड में है, अपना तो रिएक्टेंट साइड में है, क्या करना पड़ेगा, माइनस, दैट्स इट, योर जॉब इज डन। एंड उसके बाद डेल्टा G नॉट 3 इक्वल टू करके लगा देंगे। अब तुम बोलोगे यार हम लोग को तो E नॉट निकालना है, डेल्टा G नॉट क्यों निकाल रहे हैं, कुछ नहीं, डेल्टा G नॉट 2 को क्या लिख दोगे, माइनस NF E नॉट 2, सॉरी E नॉट 2, इसको क्या लिखोगे, ये माइनस है तो फिर माइनस तो प्लस हो जाएगा, NF E नॉट 1, और क्या आ जाएगा, NF माइनस NF E नॉट फिर E नॉट 3, ऐसा। तो अब तुम क्या करोगे, NF सब जगह कट गया, है ना, कट गया सब जगह से। अब तुम करोगे, देखो क्या आ रहा है, माइनस E नॉट 2 या फिर कुछ भी करके तुम इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। समझा, सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ मैं, बस तुमको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। देखो सेम टू सेम तरीके से किया हुआ है, आया 1.225 आंसर 255, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, जानबूझ के नीट तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि तुम गलती करो, डायरेक्टली माइनस प्लस कर दो उसी को, बट तुम गलती कर दोगे और वहीं पे तुम्हारा मार्क्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे तो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस भाई सबसे बड़ा बात, बहुत लोग को दिक्कत है इलेक्ट्रोलाइसिस में, कैसे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मैं बता रही हूँ, ये टेबल ना तुमको अभी जस्ट ना रटा जाएगा, कैसे, कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, बहुत मस्त रहिएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ लो, ट्रिक समझ लो। तो अब वो ट्रिक बताने वाली हूँ मैं। ट्रिक क्या है भाई, देख लेते हैं। ये देखो आ गया मेरा ट्रिक, ठीक है। उससे पहले, ट्रिक समझने से पहले अपन याद रखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। तो भाई सपोज मेरे को दिया हुआ है मोल्टन NaCl या फिर फ्यूज NaCl, और तुमको बोला है कोई नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। देखो इलेक्ट्रोड 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉन रिएक्टिव जो रिएक्ट नहीं करेगा, एक होता है रिएक्टिव। तो रिएक्टिव में हम ज्यादा क्या यूज करते हैं, कॉपर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो मोल्टन NaCl या फिर फ्यूज, मतलब इसमें सिर्फ NaCl है, कोई पानी नहीं है ना, और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड दिया हुआ नहीं है, नॉन रिएक्टिव दिया हुआ है। तो भाई Na को तोड़ो, Na प्लस और Cl माइनस। अब Na प्लस को क्या कराना है, रिडक्शन, बिकॉज ऑलरेडी ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड में, तो कैथोड में चलेगा। और ये कहाँ होगा, Cl माइनस का रिडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उसको ऑक्सीडाइज करना है, इलेक्ट्रॉन लेना है इससे, तो कहाँ जाएंगे, अपने एनोड के पास। तो ये बन जाएगा, Na बन जाएगा कैथोड में और बन जाएगा क्लोरीन गैस एनोड में। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एनोड में क्या बनेगा, कैथोड में क्या बनेगा, बस यही पूछेगा तुमसे, ठीक है। तुम कर कैसे पाओगे इसको, अब अजीब अजीब से क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसके लिए अपन ने ट्रिक बताई है। सपोज क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया NaCl एक्वस, ठीक है। अब तुम बोलोगे ओ शिट, अब क्या आ गया, कुछ नहीं आया यार, एक्वस बोल दिया मतलब पानी, इसका मतलब 2 चीजें आ जाएंगी अब हमारे पास, Na प्लस प्लस Cl माइनस, और एक पानी भी आ गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे Na प्लस जाके कहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, Na बनेगा, अगर वो जाएगा तो, अगर ये जाएगा तो H2 गैस बनेगा, अगर ये जाएगा तो Cl2 गैस बनेगा, और ये जाएगा तो O2 गैस बनेगा, ये दिमाग में रख लो। अब तुम बोलोगे कौन जाएगा, दोनों, तीनों में से, चारों में से, ठीक है। तो वो समझते हैं, ये तो दोनों कैथोड में जाएंगे बिकॉज कैटायंस है, एनोड में जाएंगे एनायंस है,
ठीक है, ये तो पता चल गया, बट कौन दाएगा दोनों में से वो भी देखना है ना, तो इसके लिए ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रिक टू गेट प्रोडक्ट सच कैथोड कैसे करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O हमेशा ग्रेटर देना होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल। कैसे पता करेंगे? कुछ इजी ट्रिक है। ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13 के जितने भी मेटल्स हैं वो सारे, जैसे Na+, K+, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब एल्यूमिनियम 13 ग्रुप में आता है, तो जितने भी हैं वो लोग अगर रिएक्शन में दिए रहें तो हमेशा याद रखना कि H2O का ही रिडक्शन होगा, याद रखना हमेशा। अब जब H2O का रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया, उससे किसका कम है कैसे पता चलेगा? बिल्कुल अदर कैटायंस जो 1, 2, 13 को छोड़ के हैं, जैसे कि कॉपर, Ag, Au, कैडमियम, जिंक, ये लोग अगर होंगे तो रिडक्शन ऑफ H2O नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाऊंगी अभी जस्ट मैं, पहले एक बार देख लो प्रोडक्ट ऑफ एनोड। एनोड के लिए क्या सीन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है अपना H2O का वो ज्यादा होना चाहिए, है ना, बता दिया। किसके ज्यादा होगा? हमेशा याद रखना जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायंस हैं वो सारे होंगे जब भी, तो पक्का ज्यादा है, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन H2O का ही होगा, याद रखेंगे। बट F- एक एक्स्ट्रा है, तुम बोलोगे यार F- में तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, बट स्टिल ये यहाँ पे आता है, ये एक्सेप्शन केस है, याद रखेंगे इसको। बाकी जितना भी है Cl-, Br-, I- अगर हुआ तो क्या होगा? किसका ऑक्सीडेशन होगा? हमेशा उन आयंस का होगा, इन आयंस का, H2O का नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देने वाली हूँ बहुत मस्त तरीके का, देखो। एक्वस कॉपर सल्फेट, चलो फटाफट से करो भाई। एक्वस दे दिया तो भाई क्या होगा? पहले कॉपर सल्फेट को तोड़ते हैं, तो Cu2 प्लस SO4 2-। पानी को तोड़ते हैं, H प्लस OH-। खत्म किया। यहां जाएगा तो ये कॉपर बनेगा, यहां पे जाएगा ये क्या बनेगा? SO2 गैस क्या बनेगा बता दो? H2O8 बनता है यूजुअली। ठीक है, ये जाएगा तो क्या बनेगा? H2 गैस, ये बनेगा O2। ठीक, अब तुमको मैंने क्या बोला? वो कैथोड के लिए क्या निकालना है? जब भी कैथोड में 1, 2 और 13 ग्रुप का कोई भी मेटल रहेगा तो क्या होगा? तो H का होगा, है ना, और उसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या होगा? उस मेटल का होगा। तो भाई कॉपर क्या है? अदर देन 1, 2 एंड 13, है ना, तो इसका तो होने वाला नहीं है, इसका होगा। मतलब कैथोड के लिए पता चल गया अपने को कि कौन सा चीज डिसोसिएट होगा, मतलब डिपॉजिट होगा कॉपर। अब बात करते हैं एनोड की, तो भाई ऑक्सीजन कंटेनिंग कैटायन, पहले ही बोल दिया जब भी ऐसा होगा तो भाई हमेशा याद रखना H2O का ही होगा। तो भाई इसमें क्या मिलेगा एनोड में अपन को? O2। ठीक है, तो मैंने बता दिया ढंग से तुम लोग को। अब इसका देख लेते हैं लास्ट, बोलो क्या होगा? Na है, H2 है, Na कौन सा ग्रुप में आता है? 1, तो ऑब्वियसली इसका होगा, बता दिया मैंने। इसमें और इसमें बताओ, क्लोरीन बताया था मैंने, I-, Cl-, Br- रहेगा तो किसका होगा? इनका होगा, इसका तो हो नहीं सकता, तो भाई इसका होगा। ठीक है, तो ये बहुत मस्त ट्रिक है, हर एक क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। ये जो दिया हुआ है तुम लोग का बुक में, ये जो पूरा टेबल बनाया हुआ है, टेबल के एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रोड कॉपर का हो, याद रखना हमेशा एनोड में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रहे तो एनोड में हमेशा कॉपर ही मिलेगा, कॉपर के आयन मिलेंगे एनोड में। देख लो, जब भी कॉपर है हमेशा एनोड में कॉपर आयन मिलेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेटल दिया हुआ है, कुछ मतलब नहीं है। ठीक, तो सब अपन ने कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे और आगे। ओके, तो पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कुछ एस्पेक्ट्स। फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत आता है और बहुत बच्चे इससे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मैं बता रही हूँ अगर वैसे कर लिए तो भाई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, पहले याद रखना 1 मोल में कितना आयंस होता है? एवोगाड्रोस नंबर वाला आयन इतना मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और इतना कूलम होगा और इतना फैराडे होगा, क्योंकि 1 फैराडे होता है इतना बराबर, है ना, अपने को पता है। ठीक, तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अपने को याद रखना है कि जब भी 1 मोल के लिए अपने को 1 फैराडे डिपॉजिट करना होता है, ठीक है, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट आता है। ग्राम इक्विवेलेंट है क्या? व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? जो मोल होता है, मोल कितना होता है? मोल इज इक्वल्स टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और वही मोल का जो इक्विवेलेंट कंटेंट होता है उसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, पता है ना। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा? वेट डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी, ये होता है सिस्टम, है ना, पता चल गया होगा तुमको। तो भाई अपन यही करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सीख लेते हैं। नॉर्मेलिटी नहीं होगा, सॉरी, दिस इज नॉट नॉर्मेलिटी, दिस इज इक्विवेलेंट वेट। ये मोलर वेट है और ये इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे इससे देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं, 2 लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन समझ लेंगे ढंग से। ठीक है, 2 लॉ है, एक होता है फर्स्ट लॉ, एक होता है सेकंड लॉ फैराडेज का। तो सेकंड लॉ बहुत इसी है, जब भी तुमको 2 वेट दिया रहेगा, ठीक है, और तुमको पूछेगा इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो कैसे निकालोगे?
W1/W2 इज इक्वल टू E1/E3, E1/E2। तुम इसको एक और चीज़ भी कर सकते हो, E2/E3 या फिर E2/E4, इससे तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत तरीके से यूज़ होगा। मेन क्वेश्चन इससे नहीं आता भी तो बहुत ईजी आता है। तुमको 2 मेटल दिया रहेगा, इन तीनों में से कोई एक मिस रहेगा चारों में से, और तुम उसको निकाल लोगे, ठीक है। टफ क्वेश्चन यहाँ से आता है, कितना वेट होगा डिपॉजिट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो वेट हमेशा डायरेक्टली रेफर होता है चार्ज की, जितना चार्ज तुम पास कराओगे उतना मस्त वेट डिपॉजिट होगा। तो अल्टीमेटली अपने को कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और ये IT/96500 क्या है, 1 फैराडे है, नंबर ऑफ फैराडे। IT कितना होता है, Q, और Q/96500 क्या आएगा, तो फैराडे आएगा। तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा उतना ही फैराडे होगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। और उतना ही मोल इलेक्ट्रॉन होगा। अभी तुमको सिखाती हूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अब मैं सिखाती हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 18, ठीक है। एग्जैक्टली 0.4 फैरेड इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कराया गया। तो तुमको फैरेड चार्ज दे दिया है, ठीक है। इट इज पास थ्रू 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 3 सेल का नाम दे दिया तुमको, और तुमको बोला है कि बताओ कितना ग्राम एक मेटल तुमको मिलेगा, लाइक कितना तुमको डिपॉजिट होगा, कितना ग्राम, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन लिख लिया उसने, Ag++ E-, क्योंकि AgNO3 किसके फॉर्म में, Ag+ में है ना, तो डिपॉजिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा। फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया। अब कितना मोल अपना डिपॉजिट कर रहे हैं ये देखना है। तो भाई Ag का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 108 ग्राम, कॉपर का 63.5, और इसका आयरन का 56, पता है अपने को, है ना। मेन काम यहाँ पे आएगा, कितना मोल तुमको देना पड़ रहा है, दैट्स इट, है ना। और मैं तुमको बताया था, देखो हमेशा याद रखना कि 1 फैराडे से जितना पास हो रहा है ना उतना ही डिपॉजिट होगा, याद रखना। 1 फैराडे पास करने के बाद जो भी हम लोग का ग्राम निकल रहा है उतना ही डिपॉजिट होगा। तो अपने को क्या याद रखना है, यही याद रखना है बस, और कुछ नहीं। देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगा तो 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगा तो 2 फैराडे, और 3 मोल तो 3 फैराडे, ठीक। भाई देखो 1 फैराडे के लिए अपने को कितना करना पड़ रहा है, 108। तो 1 ही फैराडे का निकला हुआ है पहले, तो कुछ करना ही नहीं है। तो तुमको क्या पता चल गया कि 1 फैराडे ने कितना डिपॉजिट करा है, 108 ग्राम सिल्वर का, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भाई 2 फैराडे पास हुआ, बट कितना अपने को मिला, 63.5 ग्राम। अपने को तो 1 फैराडे का निकालना है ना, क्योंकि पता है कि डिपॉजिट उतना ही होगा जितना 1 फैराडे पास करने पे होगा, तो 63.5/2, ठीक है। अब तुम आयरन की बात करो तो आयरन में कितना, 3 फैराडे पास हुआ, और मिला कितना ग्राम हुआ डिपॉजिट, 56 ग्राम, है ना। तो भाई 1 फैराडे वाला ही हम लोग को निकालना है हमेशा, बिकॉज उतना ही डिपॉजिट होता है यूजुअली, है ना। तो 56/3, ये समझ में आ गया, है ना। अब तुमको फैराडे तो गिवन दे दिया ऑलरेडी 0.4, तो भाई इंटू कर दो सबसे, 0.4 0.4 0.4, ठीक है। समझ आ गया होगा क्वेश्चन तुमको। अब तुमको अभी डाउट हुआ होगा, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार और देख लेते हैं। 19 नंबर, तो यहाँ पे दिया हुआ देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट 100 एम्पियर से चार्ज है, ठीक है। और तुमको बोला है कि 4-5 घंटे के लिए चार्ज है, और तुमको बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम पूछ लिया ना भाई, तो तुमको क्या निकालना है, पता है तुमको, मोल। हमेशा याद रखना, मोल कॉन्स्टेंट पढ़े है ना, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, और हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, अगर मोल दिया हो तो मोल कैसे निकालेंगे, अगर तुमसे वॉल्यूम पूछ लिया या वेट पूछ लिया, तुमको मोल निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो मोल निकालेंगे ऐसे, बताओ तो मोल निकालने के सबसे पहले अपने को पता है क्या, मैंने क्या बताया था अभी जस्ट तुमको बताया था कि क्या बताया था, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। अगर तुम वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। और ये इसके इक्वल टू कितना इक्वल टू है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, IT/96500। अपने को इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो अपन को निकालना तो यही है, तभी हम लोग इसमें जा पाएंगे ना। तो इसके निकालने के लिए अपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो I गिवन है 100, T गिवन है 5 आवर्स, तो 5 × 60 × 60 करेंगे, तो भाई अपने को IT मिल जाएगा, और 96500 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब तुम लोग अरे ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के करेंगे क्या, तुम एक बात बताओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट का ना। और पता है अपने को कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट का n फैक्टर डिवाइड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट का इक्विवेलेंट वेट होता है। पता चल गया ना ये चीज। तो अब इसको पुट कर दो, इसमें इसको पुट कर दो, तो भाई मोल निकालेंगे तो ये कितना है, इसको यहाँ पे करेंगे तो n × इक्विवेलेंट वेट, और ये अपने को मिल चुका है ना, ये अपने को मिल चुका है इससे IT/6966500 से, राइट। तो फिर इसको पुट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे n से, n क्या है इसमें,
ये यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन का कितना 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, देख लो यहाँ पे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, अपने को मोल मिल जाएगा। सपोज मोल अपना आया x या कुछ भी, यहाँ पे मोल कितना आया देख लो, तो 9.3264 आया है, तब आया तो 9 था मतलब मोल आया। जब मोल 9 आया तो वॉल्यूम कैसा निकलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, पता है अपने को कि जब भी मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। मोल लिखो, ये लिखो, इनटू करो, आगे आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई, और सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। लास्ट क्वेश्चन बता रही हूं मैं इसका, ये वाला। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू ईच अदर सोल्यूशन, ये सब सोल्यूशन से पास हुआ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना है इसको, ठीक है। इस बार आपने को बोल दिया है कि इतना ही, 1 मोल मतलब 1 फैराडे, 1 ही फैराडे पास हुआ है तो कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है। देखो तो इसमें फैराडे फिक्स कर दिया है, इसमें फैराडे फिक्स नहीं हुआ था, इसमें फैराडे है ना, इसमें अपन को पता चल गया था। इसमें बोल रहा है, सॉरी इसमें गलती बोल रही हूं मैं, इसमें मोल फिक्स कर दिया है, इसमें मोल फिक्स नहीं है, तो निकालना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखो डिपॉजिटेड इक्विवेलेंट विल बी द सेम, 1 इक्विवेलेंट Ag, 1 मोल के बराबर, बिकॉज उसका Ag प्लस 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना भाई, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पास होता है, फिर 2, और इसमें एल्यूमिनियम में 3, तो बस वही आएगा। समझ नहीं पाए यार। देखो हमेशा डिपॉजिट होता है एक इक्विवेलेंट, हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंस डिपॉजिट होता है, ठीक है। मोलर रेशियो पूछा है, अगर तुमसे इक्विवेलेंट रेशियो पूछा तो क्या होता है, 1:1:1 होता, बट ऑप्शन में यही दिया हुआ है जानबूझ के। मोलर जब पूछेगा तो क्या हमको पता है ऑलरेडी कि मोलर निकालना है, तो एक इक्विवेलेंट वेट का तो एक ही मोलर होता है। बट भाई अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर का चार्ज कितना होता है, 2+, इसका 1+ है, इसलिए 1 ही सेम रहेगा, इसका 2+ तो हाफ डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, उतना ही मोल हुआ। 1 इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम का 1/3, इसलिए हम रेशियो निकालेंगे तो 6:2 आएगा। समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है। अगर मैं थोड़ा जल्दी गई हूँ कोई बात नहीं यार, इस टाइप का 1 शॉट टाइप का एक तरीके का है, ठीक है। तुम एक बार तो उसको पढ़े होगे कभी ना कभी लाइफ में, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी मैं तुम लोग को प्रीवियस जब कराऊँ तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, बिकॉज मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ यहाँ पे। बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग को फैराडे वैराडे सब बता दिया, समझ में आ ही गया होगा ऑलमोस्ट, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने, हम लोग कमर्शियल वोल्टाइक सेल्स में लास्ट है टॉपिक है अपना, कुछ काम का नहीं है। हम लोग को इससे क्या पढ़ना, क्या कितने टाइप के सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल, याद रखना एग्जांपल ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। एक होता है सेकेंडरी सेल या फिर रिचार्जेबल, एक होता है प्राइमरी जो कभी रिचार्ज नहीं कर सकते, है ना, एक होता है प्राइमरी रिचार्ज नहीं कर सकते, एक होता है सेकेंडरी जो रिचार्ज कर सकते हैं। अपने को इंपॉर्टेंट क्या है, ये टेबल, दैट्स इट, इससे कभी क्वेश्चन आता नहीं है। एक बार आ भी गया तो इस टेबल से आएगा। इस ड्राई सेल का एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मर्क्यूरी सेल का क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी का क्या है, निकल कैडमियम सेल का क्या है, और H2O2 फ्यूल सेल का क्या है, बस। और कुछ नहीं जानना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, ठीक है। और बाकी तो चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स, मतलब जो मैंने पढ़ाया है अभी जस्ट, उसका भेज दूंगी, फटाफट से रिवाइज करोगे, एक एक चीज कंप्लीट हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री तुम लोग एकदम भयानक तरीके से खत्म कर चुके होगे, ठीक है। और मैं तुम लोग को इसके जस्ट बाद, जब से खत्म होगा फिजिकल केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊंगी यार, प्रीवियस ईयर, तो बहुत फायदा होगा तुम लोग को, ठीक है। तो प्रीवियस जब सॉल्व करोगे तुम लोग को पूरा अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने 30 ईयर्स भी खत्म किए, एलन के मॉड्यूल्स भी पढ़ लिए, तो तुम लोग सोचो कहाँ लेवल का कॉन्फिडेंस चला जाएगा तुम लोग का, ठीक है। इतने कम टाइम में तुम लोग को इतना मटेरियल मिल रहा है, तो प्लीज़ यार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं साथ साथ MBBS पढ़ाई भी करती हूँ, बहुत सारा काम भी करती हूँ, तो यार एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करोगे तो बहुत, मतलब एक ही मेरे को बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़, ठीक है। और कमेंट भी करो कि कैसा लगा तुम लोग को। थैंक यू सो मच।